नमस्कार। साध्य एकेडमी टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, बाल विकास शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो अभ्यास सीरीज़ों को हम कर रहे हैं, तो इनका जो विकास के जितने भी घटक हैं, गर्भावस्था से लेकर और संपूर्ण नैतिक विकास तक, गर्भावस्था की जितनी भी गर्भावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं इनसे जुड़े हुए विकास के जो भी पक्ष हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास, उनसे संबंधित जो संपूर्ण प्रश्नावली हैं और या उनकी प्रश्नावलियों की कठिन थ्योरी हैं, उन्हें इन प्रश्नावली क्वेश्चन सीरीज़ों के माध्यम से आपको समझाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। आप इन्हें विश्वास के साथ लगातार इन अभ्यासों को करते रहें और इनमें होने वाले जितने भी कठिन तथ्य होंगे, कठिन कॉन्सेप्ट होंगे, उन सबको आप तक समझाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो साथियों, हम बाल विकास की जो सीरीज़ चल रही हैं उनका अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से महत्वपूर्ण होता है। साथियों, स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है चलने से पहले उछलना, दूसरा ऑप्शन है लिखने से पहले चित्र आकृतियों को जोड़ना, तीसरा ऑप्शन है बोलने से पहले समझना, चौथा ऑप्शन है बोलने से पहले लिखना। प्रश्न आपके सामने है, आप अनुमान लगाएं और सही उत्तर का चयन करें। साथियों, ये जो प्रश्न हैं, आपको पता है कि बालक के गामक विकास और या पेशीय विकास से संबंधित प्रश्न हैं। तो इसमें हम केवल ये बात समझें कि पेशीय विकास की प्रक्रियाओं का जो प्रारंभ होता है वो कैसे है और इसकी पहले की प्रक्रिया क्या है और बाद वाली प्रक्रिया क्या है। परवर्ती विकास, बाद वाला विकास, प्रारंभिक विकास, पहले वाला विकास। तो यहाँ साथियों, जो इसका सही सटीक आंसर है वो है दूसरा, लिखने से पहले चित्र आकृतियों को जोड़ना। तो यहाँ एक बार हम इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आधार है बाल विकास की जो गामक विकास, पेशीय विकास, मोटर डेवलपमेंट के उस तथ्य से लिया गया है। तो ये कई बार ये अन्य बोर्डों की परीक्षा में आए भी क्वेश्चन है। प्रारंभिक विकास, प्रारंभिक विकास पेशीय विकास का वो पहला विकास है। एग्जाम्पल, जैसे कोई बच्चा अगर चलना सीखता है तो उससे पहले वो घुटनों के बल चलेगा, अर्थात चलने से पहले वो खड़ा होगा और खड़े होने से पहले घुटनों के बल चलेगा, घुटनों के बल चढ़ने से पहले बैठेगा। तो ये पूर्व का जो विकास, प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास यानी बाद वाले विकास से महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए इसका जो दूसरा ऑप्शन है कि लिखने से पहले चित्र आकृतियों को जोड़ना, तो पहले बच्चा अपने चित्राकृतियों को जोड़ने का प्रयास करेगा, उसके बाद उसके नेत्र हस्त समन्वय सूक्ष्म कार्य को करने में निपुण होंगे। तो यहाँ एक ये थ्योरी भी है कि पेशीय विकास को कहाँ से कब किस सिद्धांत पर इसको समझा जाता है। तो एक बार 2 मिनट हम इस चीज़ को समझें कि पेशीय विकास क्या है। पेशीय विकास, गामक विकास भी कहते हैं, इसे मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं। पेशीय विकास वह विकास है जो कि मानव की जो शारीरिक जो पेशी हैं वो शुरू से किस तरीके से, प्रारंभ से किस तरीके से क्रियाशील होती हैं। तो पेशीय विकास को 2 भागों में बांटा जाता है। ये भी चीज़ ध्यान रखें कि पेशीय विकास, इन्हें पेशीय कौशल भी कहते हैं। तो एक तो होता है स्थूल पेशीय विकास, दूसरा होता है सूक्ष्म पेशीय विकास।
स्थूल पेशीय विकास बच्चे की उन शरीर की उन क्रियाओं से जुड़ा हुआ है, जैसे बच्चा कुछ चीज़ों को वजन उठा रहा है या दौड़ रहा है या प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। इस तरीके की क्रिया हमारे स्थूल पेशीय विकास का अर्थ को स्पष्ट करती हैं। और सूक्ष्म पेशीय विकास वो होता है जो बच्चा उसमें कहीं ना कहीं अपनी अंगों को निपुणता के साथ प्रयोग करता है। तो एग्जाम्पल 3 वर्ष का जो बच्चा होता है स्थूल विकास में, वो उसका कार्य मान लीजिए सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, तो उसका एक स्थूल पेशीय विकास है। यदि सूक्ष्म पेशीय में 3 वर्ष का बच्चा, वो अपने उंगलियों का प्रयोग कर सकेगा, उंगलियों का प्रयोग कर सकेगा। यहां बच्चा उछलता है, कूदता है। अब जब बच्चा 4 वर्ष का होता है तो उसमें स्थूल पेशीय विकास में सीढ़ियों पर चढ़ सकता है। और यदि 4 वर्ष का बच्चा है तो यहां चित्राकृतियों को जोड़ सकता है। यदि बच्चा 5 वर्ष का है अपने पेशीय विकास में, तो स्थूल कार्य में वो प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। और यदि 5 वर्ष का है तो सूक्ष्म कार्य उसका नेत्र, हस्त, समन्वय। अर्थात तो हमें यहाँ ये चीज़ समझनी है कि अपने गामक अंगों में कम आयु में बच्चे की जो शरीर में जिस तरीके से परिवर्तन होते हैं, उससे आगे कार्यों को वो करने में सक्षम होता है। तो पहले का यानी प्रारंभिक विकास बच्चे का बाद वाले तो परवर्ती विकास से महत्वपूर्ण होता है। तो पेशीय विकास इतना महत्वपूर्ण है। अब इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे चलने से पहले उछलना। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि चलना पहले होगा, उछलना पहले होगा और चलना बाद में होगा। इसलिए ये ऑप्शन इसका इसलिए सही नहीं है, क्योंकि उछलने से पहले बच्चा खड़ा हो सकता है, और जब खड़ा होगा तो फिर वो बच्चा चलने लगेगा। ऐसे ही तीसरा ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि बोलने से पहले समझना, क्योंकि पहले बच्चा बोलेगा उसके बाद समझेगा। ऐसे ही चौथा नहीं हो सकता है, क्योंकि बोलने से पहले लिखना, क्योंकि पहले बच्चा बोलेगा पीछे लिखेगा। इसलिए पेशीय विकास की जो क्रियाएं होती हैं उनमें बाद वाले विकास से महत्वपूर्ण पहले वाला विकास होता है। तो मैं समझता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। सही आंसर पे आपने टिक लगा लिया होगा। अगला क्वेश्चन सीरीज का, वृद्धि के समानार्थी विचार प्रक्रिया नहीं है। वृद्धि बोले तो ग्रोथ, बालक के विकास में जो शारीरिक अंगों में होने वाले जो परिवर्तन है उन्हें वृद्धि कहते हैं। अब उसमें पहला ऑप्शन है परिपक्वता, दूसरा ऑप्शन है आनुवांशिकता, तीसरा ऑप्शन है मूर्तता, चौथा ऑप्शन है परिवर्तनता। तो आपके सामने क्वेश्चन है, आप इस पर गैस करें, अनुमान लगाएं कि कौन सा आंसर हो सकता है। मैं समझता हूँ आपने टिक लगा लिया होगा, क्योंकि वृद्धि के समानार्थी जो शब्द होते हैं यानी ग्रोथ के समानार्थी जो शब्द होते हैं, परिपक्वता भी ग्रोथ के समानार्थी होती है। उसकी आनुवांशिकता जो जैविक संरचना है, जीन गुणों का एक संगठन है, वो भी वृद्धि के ही समानार्थी है। मूर्त तो स्थूल या भौतिक भी वृद्धि के समानार्थी है। लेकिन परिवर्तन एक ऐसा शब्द है जो वृद्धि और विकास के दोनों ही रूपों को निरूपित करता है। इसलिए वृद्धि के लिए इंडिविजुअल परिवर्तन नहीं है, वो विकास का भी एक समानार्थी शब्द है, क्योंकि परिवर्तन में मात्रा और गुण दोनों निहित रहते हैं। यहाँ केवल वृद्धि मात्रा की बात करता है, मात्रा के रूप को केवल 3 बातें व्यक्त कर रही हैं, परिपक्वता, आनुवांशिकता, मूर्तता। तो यहाँ इस चीज़ को समझ गए होंगे, आपने सही टिक लगाया होगा। अगला क्वेश्चन, ये एक परिभाषा है,
तो परिभाषा पर आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परीक्षा में परिभाषाओं का भी योगदान है। तो महत्वपूर्ण परिभाषा है, क्रमिक एवं संगत पैटर्न में होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी? तो पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है हरलॉक, तीसरा ऑप्शन है गिलफोर्ड, चौथा ऑप्शन है गेट्स। साथियों अनुमान लगाएं, सही उत्तर का चयन करें। मैं समझता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे कि ये परिभाषा उत्तरोत्तर विकास के क्रम की किसने दी है। तो इसका सही आंसर है हरलॉक। साथियों विकास के बारे में ये परिभाषा है, विकास हो या जो भी आपके शिक्षा शास्त्रीय जितने भी टॉपिक हैं बाल विकास से संबंधित, उनमें परिभाषाएं भी कहीं ना कहीं, और हम इन सीरीजों में एक दो परिभाषा जरूर लाते हैं, जिससे कि आपका जो अध्ययन है, अभ्यास है, परिभाषाओं से भी जुड़ा रहे। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है, हरलॉक ने ये परिभाषा दी। हरलॉक कहते हैं कि क्रमबद्धता, क्योंकि विकास में क्रमबद्धता भी होती है, विकास में पूर्व कथन, विकास में एक गतिशीलता भी होती है, और ये समान पैटर्नों के आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे विचार, ऐसे सिद्धांत जो है हरलॉक अपने बाल विकास के रूप में निरूपित करते हैं। वैसे साथियों हरलॉक ने विकास की अवस्थाओं को एक वर्गीकरण भी दिया था, मैंने पहली वीडियो पर ये बताया भी था। अगला क्वेश्चन सीरीज का, आनुवांशिकता जन्मजात गुणों का योगफल है। ये परिभाषा किसने दी? आप इस पर विचार करें, क्योंकि ये भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आने वाली बड़ी इम्पोर्टेंट परीक्षा है, परिभाषा है। तो परिभाषा के इस ऑप्शन में पहला ऑप्शन है वुडवर्थ, दूसरा है कोलेसनिक, तीसरा है जेम्स ड्रेबर, और चौथा है बी.एन. झा। तो यहाँ साथियों मैं समझता हूँ कि आप इस पर पहुँच गए होंगे कि इसका सही आंसर क्या है, आनुवांशिकता से संबंधित कि ये किसने परिभाषा दी। तो यहाँ इसने जो बोला है कि आनुवांशिकता जन्मजात गुणों का योगफल है, तो ये किस की परिभाषा है? तो साथियों इसका सही आंसर है बी.एन. झा। ध्यान रखना, क्योंकि ये परिभाषा बड़ी भ्रम पैदा करती है हमें परीक्षा में। ये जब आनुवांशिकता के गुणों का योगफल होता है, वहाँ बी.एन. झा होते हैं। यदि ऐसे ही वुडवर्थ के बारे में भी हमें भ्रम होता है, कभी कभी हम एग्जाम में इस परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में वुडवर्थ को महत्व दे देते हैं, परंतु वुडवर्थ ने परिभाषा दी है वो इस तरीके की परिभाषा न होकर के दूसरे तरीके की है। अगर हम वुडवर्थ की परिभाषा पे विचार करें तो वो विकास कैसे होता है या व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, वो इस बात को कहता है कि आनुवांशिकता एवं वातावरण विकास का गुणनफल है। यानी कि विकास कैसे होता है, व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, आनुवांशिकता और वातावरण के दोनों के गुणनफल से होता है। तो जहां गुणनफल की बात हो वहां वुडवर्थ की बात है, और योगफल की बात है वहां बी.एन. झा है। तो मैं समझता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। एक कोलेसनक है। कोलेसनक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया है, और खासकर ये परिभाषाओं के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो हमें कहीं ना कहीं टॉपिकों से संबंधित अपने उस तथ्य या उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वो अपने कथनों का निरूपण करते हैं, कथनों की अभिव्यक्ति करते हैं। कोलेसनक भी यही कहते हैं। कोलेसनक ने कई जगह ऐसी परिभाषा दी है जब परीक्षार्थी उस पर कठिनाई का अनुभव करते हैं। जैसे कोलेसनक ने एक परिभाषा दी थी, उसका नाम है, आप नोट कर लेना, मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में दी थी कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। तो ये कोलेसनक की परिभाषा है। जबकि हमें इस पर ऑप्शन में वाटसन भी होते हैं, तो वहाँ वाटसन पर टिक करने का हमारा वो रहता है, भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये इसमें मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, इसमें वाटसन होंगे या
कोलिशन के बारे में तो हमारा ध्यान ही बहुत कम जाता है। परंतु साथियों मैं आपको बता दूं, सिर्फ मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, ऐसी परिभाषा कहीं आपको मिल जाए तो वो कोलिशनक है। और जब मनोविज्ञान मानव व्यवहार का धनात्मक अध्ययन करता है तो वहाँ होता है, या उसके जो है पॉजिटिव साइंस के रूप में, तो वहाँ होता है वाटसन। तो ये साथियों कुछ परिभाषाएं, एक दो परिभाषा हम हर सीरीज में लाते हैं, जिससे कि आपका शिक्षा शास्त्रीय बाल विकास के इस अध्ययन में अभ्यास परिभाषाओं से भी जुड़ा रहे। अगला क्वेश्चन सीरीज अगला क्वेश्चन है कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की जीन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है परिवर्तन, दूसरा है क्रम विकास, तीसरा है अभिवृद्धि, चौथा है उत्परिवर्तन। यानी कि आपके सामने क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन के माध्यम से ऑप्शनों पर विचार करें कौन सा ऑप्शन हो सकता है। यानी कि इसमें कहा गया है कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की जीन माने जो हमारी आनुवांशिक संरचना है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो ये चारों ही ऑप्शन आपको ऐसे लग रहे होंगे कि ये हो सकता है, परंतु इसका सही आंसर है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। क्योंकि परिवर्तन चेंज होता है तो परिवर्तन गुणात्मक या मात्रात्मक दोनों ही रूपों की व्याख्या करता है, क्योंकि विकास का एक ही अर्थ निकलता है परिवर्तन। तो इसलिए परिवर्तन का एक सार्वभौमिक अर्थ होता है। क्रम विकास किसी प्रजाति की पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का जो हस्तांतरण है, यानी कि जो हस्तांतर है एक प्रजाति का दूसरी अपनी ही प्रजाति की पीढ़ी दर पीढ़ी, क्रम विकास, उसे क्रम विकास कहते हैं, एवोल्यूशन। अभिवृद्धि जो हमारे जैविक अंगों में यानी शरीर के अंगों में जो मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं उसे अभिवृद्धि कहते हैं। लेकिन जहाँ जीन सिर्फ आनुवांशिक एक रूप से दूसरे रूप में जब परिवर्तित होता है तो उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप इस पर सही टिक किया होगा आपने। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक किसे निकट रूप में अधिक प्रभावित करती है? यानी कि आनुवांशिकता से निकट रूप में इन चार ऑप्शनों में से कौन सा संबंध रखता है? तो पहला ऑप्शन है अभिवृद्धि, दूसरा है अभिक्षमता, तीसरा है अभिप्रेरणा, चौथा है अभिरुचि। तो मैं समझता हूँ इन चारों ऑप्शनों पर आप विचार भी कर रहे होंगे कि आनुवांशिकता से कौन सा निकट संबंध रखता है। एक बार आपको इसकी व्याख्या कर दूं क्योंकि ये थोड़ा और भी स्पष्ट हो जाएगा कि चार ऑप्शन हैं अभिवृद्धि, एटीट्यूड, दूसरा है अभिरुचि, तीसरा है अभिक्षमता, चौथा है अभिप्रेरणा। तो साथियों यहाँ आपका जो आंसर है अभिक्षमता, ये सही होगा। क्यों कि अभिक्षमता आनुवांशिक गुणों की एक पूर्व निहित अंतः शक्ति है। क्योंकि हम आनुवांशिकता से ये समझते हैं कि किसी भी मानव में किसी को कार्य करने की एक पूर्व निहित क्षमता है। तो यहाँ आनुवांशिकता का सीधा संबंध अभिक्षमता से होता है। अभिवृद्धि, अभिप्रेरणा और अभिरुचि ये हमारी मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ होती हैं। तो इसलिए डायरेक्ट जो आनुवांशिकता से संबंध रखती है वो हमारी अभिक्षमता है, एप्टीट्यूड। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर है अभिक्षमता। अब अभिवृद्धि की बात रही। अभिवृद्धि एक स्वभाव के रूप में कार्य करती है। अब स्वभाव मनोवैज्ञानिक एक शक्ति का आधार है। अभिरुचि भी इसी तरीके से हमारी एक उस वरीयता के रूप में मनोवैज्ञानिक शक्ति के रूप में निरूपित होती है। अभिप्रेरणा भी वो हमारी एक मनोवैज्ञानिक शक्ति के रूप में निरूपित होती है। तो इनके जो मूल आधार हैं और जो अभिवृद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, इनके जो उत्पन्न होने की हमारी अंतः शक्ति है वो अभिवृत्ति के रूप में हमारे मूल प्रवृत्ति के रूप में विद्यमान रहती हैं और मूल प्रवृत्तियों से इनका विकास होता है। तो आगे जैसे जैसे हमारी क्वेश्चन सीरीज होंगी विकास की और इनके तथ्यों को आपको स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ आपका सही आंसर है अभिक्षमता।
सीरीज का अगला क्वेश्चन साथियों कि निम्न में से कौन सा आनुवंशिकता का नियम नहीं है। पहला ऑप्शन व्यक्तिगत भिन्नता का नियम, दूसरा ऑप्शन समानता का नियम, तीसरा ऑप्शन भिन्नता का नियम, चौथा ऑप्शन चयनित गुणों का नियम। तो साथियों ये एक और क्वेश्चन आनुवंशिकता से, क्योंकि हमारे विकास की प्रक्रिया में बाल विकास शिक्षा शास्त्रीय जितनी भी हमारी क्रिया हैं उनमें आनुवंशिकता और वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तविक बात यह है कि ये हमारे संपूर्ण विकास और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं और इनको हम एक एक रूप में समझने की कोशिश करें, क्योंकि आनुवंशिकता का वास्तविक अर्थ क्या है, आनुवंशिकता की किस तरीके की संरचनाएं या सीमाएं हमारे व्यक्तित्व और विकास को निर्धारित करती हैं और वातावरण उन्हीं निर्धारित की हुई आनुवंशिक सीमाओं को कैसे प्रभावित करता है। तो इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन की चीज़ें। वैसे आनुवंशिकता की जो संरचना का जो अध्ययन किया जाता है वो बायोलॉजिकल रूप में किया जाता है। तो ये बात आप सब लोग जानते हैं कि बायोलॉजिकल रूप में ही उसकी एक चयनात्मक प्राकृतिक प्रक्रिया है, परंतु अब हमारे व्यक्तित्व और विकास के जो निर्माण में आनुवंशिकता का महत्वपूर्ण योगदान है, जो वातावरण के साथ अंतर संबंधित होकर के विकास को आगे की ओर एक गति देती है, एक आयाम देती है। तो यहाँ पर आनुवंशिकता के कुछ नियम हैं, आनुवंशिकता के कुछ विशेषक हैं, आनुवंशिकता के मूलभूत कुछ जैविक संचरण हैं। तो इन सारी चीज़ों को जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे। तो वैसे मैं समझता हूँ कि आनुवंशिकता के जो नियमों में आपने समझ लिया होगा कौन सा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि व्यक्तिगत भिन्नता का आनुवंशिकता का नियम नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता एक संपूर्ण रूप से किसी भी मानव के सभी गुणों के साथ कार्य करने वाला परिवर्तनीय स्वरूप है, जो कहीं पर भी व्यक्ति के अनुभव एवं उसकी संरचना में विभेद की बात करता है। अब यही नहीं होगा, क्यों? भिन्नता का नियम तो है, आनुवंशिकता में व्यक्तिगत भिन्नता का नियम इसलिए नहीं है, इसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि आनुवंशिकता में जीन गुणों की बात होती है। जीन गुणों की भिन्नता के आधार पर किसी भी मानव के स्वरूप के अनुकूल और प्रतिकूल अध्ययन किया जाता है। तो इसमें बहुत से नियम हैं, उन नियमों में 3 नियम तो यही हैं, समानता का नियम, भिन्नता का नियम और चयनित गुणों का नियम। लेकिन आनुवंशिकता के नियमों में व्यक्तिगत भिन्नता का नियम नहीं है। दैट्स ऑल। ओके, समझ गए होंगे। आगे भी आनुवंशिकता की बात पर हम कार्य करेंगे। तो यहाँ आगे का क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन है कि आनुवंशिक तत्परता का सिद्धांत किसने दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आनुवंशिक तत्परता। तो आनुवंशिक तत्परता का जो सिद्धांत है, अब आनुवंशिक तत्परता का मैं समझता हूँ पहली बार इस चीज़ के क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, सीरीज़ का आपके सामने है। इसका पहला ऑप्शन है फ्रांसिस गाल्टन, दूसरा ऑप्शन है हाइडी केलर, तीसरा ऑप्शन है हार्लो एवं हार्लो, चौथा ऑप्शन है डार्विन एवं लेमार्क। तो यहाँ साथियों आनुवंशिक तत्परता का जो सिद्धांत दिया था वो हाइडी केलर ने दिया था। अब बाकी के जो लोग हैं जैसे फ्रांसिस गाल्टन है, फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तिगत भिन्नता का सबसे पहले मापन किया था, ये आपको पता होगी। और भी फ्रांसिस गाल्टन की बहुत सारे अध्ययन और उसके योगदान शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के विकास में जुड़े हुए हैं, बताएंगे। लेकिन यहाँ गाल्टन का जो महत्वपूर्ण योगदान है व्यक्तिगत भिन्नता के मापन से जुड़ा हुआ है। एक और है व्यक्ति हैं हार्लो एवं हार्लो। हार्लो एवं हार्लो एक ऐसे व्यक्ति हैं साथियों, इन्होंने एक संपर्क सुख सिद्धांत नाम से अपने मनोसामाजिक यानी कि समाज संवेगात्मक विकास सिद्धांत में एक अध्ययन किया। इसने ये बताया था कि संपर्क और सुख बालक के समाज और संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। संपर्क हमारे सामाजिक अंतःक्रिया है
और उससे होने वाले हमारे मनोवैज्ञानिक नकारात्मक सुख या दुख या हमारी जो हीनता या उत्सुकताएं जो भी हमारी बनती हैं वो समाज के साथ संबंध के रूप में बनती हैं। और ऐसे अध्ययन हार्लो एवं हार्लो ने किए थे। ध्यान रखना, ये समाज संवेगात्मक अध्ययन करने वालों में से एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति है डार्विन एवं लेमार्क। डार्विन और लेमार्क के बारे में आप जानते हैं, क्योंकि डार्विन ने जो विकासवादी सिद्धांत दिया था कि प्राणी और जीव की जो क्रमागत पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुणों में जो एक परिवर्तन होता जाता है, विकास है, तो उसे हम डार्विन के सिद्धांत विकासवादी के रूप में पढ़ते हैं। लेमार्क ने इस तरीके का विकासवादी सिद्धांत दिया, तो चयनित गुणों के आधार पर इन्होंने अध्ययन किया। तो समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ कि ये सवाल के सही आंसर पर पहुँच गए होंगे आप। आगे का क्वेश्चन कि बालक की विकास प्रक्रिया में किस ग्रंथि के हार्मोन्स की कमी से शारीरिक एवं मानसिक सुस्ती आती है? क्वेश्चन आपके सामने है, इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन थायराइड ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन एड्रीनल ग्रंथि और चौथा ऑप्शन पैंक्रियाज ग्रंथि। तो साथियों, जिन ग्रंथियों का हमारे विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो अब ग्रंथियों के विकास का जो अध्ययन किया जाता है वो जैविक आधारों के रूप में किया जाता है। तो यूँ तो हम रैंडमली आपसे अभ्यास सीरीजों से जुड़ रहे हैं, परंतु अगर बाल विकास की बात करें तो गर्भावस्था से लेकर के और वहाँ नैतिक विकास तक जैविक, सामाजिक या उसके वातावरणीय या उसके मानसिक तमाम पक्ष हैं। परंतु ध्यान रखना, हमारे संपूर्ण विकास की प्रक्रिया में 2 आधार बनते हैं। पहला आधार होता है जिन्हें कहते हैं विकास के आधार, और विकास के आधार 2 होते हैं। एक होता है जैविक आधार, यहाँ बड़ी समझने की बात है, और दूसरा होता है समाज सांस्कृतिक आधार। अब ये जैविक आधार हमारी संपूर्ण एक आनुवांशिक वृद्धि, जो मात्रात्मक, जो शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तन, जीन की बात या हमारे अंगों की जो बात, हार्मोन्स की बात, हमारे जो जितने नर्वस सिस्टम है, जितना हमारा जो शरीर का जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, आंतरिक और बाहर दोनों रूपों में व्याख्या करता है। तो इसीलिए हमारे विकास को प्रभावित करने में ग्रंथियों का भी बड़ा योगदान है। तो हम अब यहाँ पर जो ग्रंथि दी हुई है, मान लीजिए पीयूष ग्रंथि नंबर 1 जो जैविक आधार में आएगी, पीयूष ग्रंथि। और सांस्कृतिक सामाजिक आधार एक अनुभव है, जब हम वातावरण से इन्हें प्राप्त करते हैं। थ्योरियों को शॉर्ट रूप में समझने का आप प्रयास करें, और इसी तरीके का हमारा जो अध्ययन है। तो पीयूष ग्रंथि बालक के वृद्धि को प्रभावित करती है। अगर हम बालक के बायोलॉजिकल स्वरूप को देखें तो पीयूष ग्रंथि बालक की वृद्धि को प्रभावित करती है। और दूसरी जो ग्रंथि है थायराइड, जब बालक के संपूर्ण विकास को प्रभावित करती है। खासकर इससे जो मानसिक, शारीरिक और मानसिक जो सुस्ती आती है, इन यानी थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स, थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी से ही बालक के शरीर में और मानसिक रूप में सुस्ती आती है। तो यहाँ आंसर इसका थायराइड ग्रंथि है। बाकी इन ग्रंथियों का जो मैं आपके मनोवैज्ञानिक बाल विकास के क्षेत्र में इतना योगदान है कि बालक के वृद्धि को कौन सी ग्रंथि प्रभावित कर रही है, तो पीयूष ग्रंथि करती है। अगर बालक के शारीरिक और मानसिक अथवा विकास को प्रभावित कौन सी करती है, तो थायराइड ग्रंथि करती है, जो सुस्ती बनाती है शरीर में इसकी कमी से। तीसरी ग्रंथि है हमारी एक एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि बालक के विकास में संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है, यानी संवेगों को प्रभावित करने में एड्रीनल ग्रंथि का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि अगर हम चौथी ग्रंथि की बात करें, पैंक्रियाज ग्रंथि, ये पाचन क्रिया से संबंधित है।
ये संपूर्ण व्यवहार को प्रभावित करती है। तो ये बात इम्पोर्टेंट है, कभी भी प्रश्न में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि ये बालक के व्यवहार को प्रभावित करने वाली, कि संपूर्ण व्यवहार को प्रभावित करने वाली ग्रंथि है, तो वो है आपकी पैंक्रियाज ग्रंथि। और यदि संवेगों को प्रभावित करने वाली ग्रंथि है तो एड्रिनल ग्रंथि। यदि बालक के शारीरिक और मानसिक उसके व्यवहार को प्रभावित करती है तो वो है थायराइड ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि ग्रोथ को प्रभावित करती है। तो इसलिए इसका सही आंसर है आपका थायराइड ग्रंथि। तो साथियों, अगला क्वेश्चन फ्रांसिस गाल्टन के मनोवैज्ञानिक योगदान से संबंधित है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इस पर विचार करें, ध्यान दें। परंतु मैं आपको इतना ज़रूर बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बाल विकास की उन सीरीज़ों से, उन थ्योरियों से ही लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा लक्ष्य केवल बाल विकास शिक्षा शास्त्र से जुड़ी हुई जो एक आधार क्वेश्चन है उन पर ध्यान दें, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं ये चलते फिरते या पात पात वाले क्वेश्चन नहीं है। परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन भी हैं ये, और परीक्षाओं को प्रभावित करने वाले भी क्वेश्चन हैं। केवल सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ इनमें समय खराब किया जाए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर आप इन क्वेश्चनों को धीरे धीरे, क्योंकि अभी हमारा कार्य शुरुआत में है आपके साथ, जैसे ही हम सभी पक्षों को लेंगे तो शिक्षा शास्त्रीय समस्त क्रियाओं को आपसे जोड़ेंगे, क्योंकि अभी केवल बाल विकास को पढ़ने से संपूर्ण CDP अथवा बाल विकास शिक्षा शास्त्र की संपूर्ण गतिविधि नहीं हो जाती है। इसमें और भी चीज़ें हैं, मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है, और इसकी शिक्षा मनोविज्ञान के साथ साथ शिक्षण की भी प्रक्रिया है। शिक्षण की तमाम व्यूह रचना को हम आपके साथ लाएंगे, लेकिन इन्हें आप सतत लगातार संपूर्ण अभ्यासों को बार बार इन टॉपिकों को करें, और किसी को भी किसी तरीके की प्रॉब्लम हो तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट भेज दें, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण है आपके सुझावों का हमारे साथ होना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि फ्रांसिस गाल्टन के मनोवैज्ञानिक योगदान से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है जीनियस हेरेडिटरी, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नता का मापन, तीसरा ऑप्शन है पारिवारिक संगोत्रक विधि का विकास, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मैं समझता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को समझ करके आंसर भी दे दिया होगा, लेकिन गाल्टन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी आपके अगर शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के अध्ययन में अगर आप शिक्षक बनने की परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं तो बाल विकास से संबंधित गाल्टन का विशेष योगदान है। तो इन्होंने जीनियस हेरेडिटरी पुस्तक भी लिखी थी, जो कि इन्होंने स्वप्रवेश की, यानी कि बालक की आनुवंशिक और वातावरण से संबंधित जो भी उनके गोत्र और सभी का अध्ययन किया था। और व्यक्तिगत भिन्नता का मापन तो इन्होंने सबसे पहले किया ही था। इसके बाद पारिवारिक संगोत्र विधि, जिसे पेडिग्री विधि भी कहते हैं, पेडिग्री विधि, इसमें पारिवारिक संगोत्र विधि पारिवारिक संगोत्र का अध्ययन किया जाता है पेडिग्री विधि में। गाल्टन ने, मैं आपको बता दूं, जब व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर आनुवंशिक संरचनाओं का अध्ययन किया था तो उसने दो तरीके की विधियों का विकास किया, और उन्हीं दो तरीकों की विधि, एक तो पशु पक्षी पेड़ पौधों से संबंधित थी और एक विधि मानवों के गोत्र संबंधी विधि। जो मानवों के गोत्र संबंधी विधि थी वो पेडिग्री विधि थी, और इन्होंने एक जो पुस्तक लिखी जीनियस हेरेडिटरी। तो ये जो उनके योगदान हैं, और इन योगदानों के माध्यम से वो इस बाल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि इसका सही आंसर आपने नोट कर लिया होगा और समझे भी होंगे। अगला क्वेश्चन, विकासात्मक विधि का विकास किसने किया था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने है कि विकासात्मक विधि का विकास किसने किया था। पहला ऑप्शन है G.T. फैकनर, दूसरा ऑप्शन है फ्रांसिस गाल्टन, तीसरा ऑप्शन है एरिक एरिक्सन, चौथा ऑप्शन है टाइडमैन। तो मैं समझता हूं कि आप इस पर अनुमानित सही आंसर का चयन आपने कर लिया होगा कि विकासात्मक विधि का विकास सबसे पहले किसने किया। तो यहाँ चार ऑप्शनों में से जो
एक एरिक इरिक्सन, जिन्होंने विकासात्मक विधि का विकास किया। इन्होंने विकासात्मक, समझें कि विकासात्मक विधि का मतलब होता है कि गर्भावस्था से संपूर्ण जीवन चक्र का अध्ययन, ये विकासात्मक विधि कही जाती है। संपूर्ण गर्भावस्था से लेकर, यानी गर्भावस्था से लेकर संपूर्ण जीवन चक्र में जो भी हानियां और लाभ अथवा जिस तरीके के हमारे प्रत्येक घटक में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनको विकासात्मक विधि के रूप में एरिक इरिक्सन ने अध्ययन किया। और एरिक इरिक्सन के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने समाज संवेगात्मक क्षेत्र के अंतर्गत मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। ये भी आपको पता है कि एरिक इरिक्सन का संबंध किससे है, क्योंकि ये आपको जानकारी के लिए बता दूं, एरिक इरिक्सन नव मनोविश्लेषणवादी था, फ्रायड के शिष्यों में ही गिना जाता था। इनके आगे चलते हुए कार्यों में इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। उन्हीं मनोसामाजिक सिद्धांत के आधार पर विकास की संपूर्ण अवस्थाओं का अध्ययन किया और उस विधि का जो प्रयोग किया उसे डेवलपमेंट, यानी कि लाइफ स्पेस डेवलपमेंट के नाम से इसे जाना गया है। तो ध्यान रखना, विकासात्मक विधि में गर्भावस्था से लेकर के संपूर्ण जीवन चक्र के लाभ और हानि, अनेक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ये एरिक इरिक्सन ने किया। और भी साथी, जिसमें एक जीटी फेकनर है। जीटी फेकनर ने भी एक विधि का विकास किया। आगे हम जैसे भी क्वेश्चन होगा उस पर आप बताएंगे। टाइडमैन ने आपको बताएं कि संज्ञानात्मक या संवेगात्मक रूप से इन्होंने केस स्टडी विधि पर अध्ययन किया था। बाकी आपने सही आंसर लगा लिया होगा। अगला क्वेश्चन, बालक के सामाजिक सांस्कृतिक गुणों का मापन निर्धारण मापनी द्वारा किया जाता है। निर्धारण मापनी का प्रकार कौन सा नहीं है? क्वेश्चन आपके सामने है, 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है ग्राफिक, दूसरा ऑप्शन है जांच सूची चेकलिस्ट, तीसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता और चौथा ऑप्शन है आंकिक। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निर्धारण मापनी में जो समाज सांस्कृतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है और उसमें कौन सा प्रकार नहीं है निर्धारण मापनी में? तो निर्धारण मापनी का जो प्रकार है वो वस्तुनिष्ठता नहीं है, याद रखना, क्योंकि वस्तुनिष्ठता किसी भी परीक्षण की एक विशेषता होती है और वस्तुनिष्ठता केवल ये बताती है कि कोई परीक्षण उत्तम कसौटी पर हुआ है या नहीं हुआ है। अब निर्धारण मापनी के प्रकारों में ग्राफिक है, निर्धारण मापनी के प्रकारों में आंकिक है, निर्धारण मापनी के प्रकारों में चेकलिस्ट है यानी जांच सूची है। इनके माध्यम से इस तरीके की प्रक्रिया, यदि हम किसी के सामाजिक सांस्कृतिक गुणों का मापन करते हैं और उसमें ग्राफ के द्वारा करते हैं, तो वहाँ पर हम व्यक्ति के ग्राफ में जैसे कोई उतार चढ़ाव जो होते हैं कि इस व्यक्ति में कोई भी अगर ऐसा गुण जो ईमानदारी है या बेईमानी है, झूठ है या सत्य है या सचरित्रता है, कितना है, तो उसे ग्राफ के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो ये भी प्रकार है। अंकों के द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे 1 अंक दे दिया, 2 अंक दे दिया, 3 अंक दे दिया, जैसी जैसी व्यक्ति की जहाँ पर जैसी भूमिका होती है उसी हिसाब से उसे अंकों के रूप में व्यक्त कर देते हैं। जांच सूची के गुणों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसका जो अध्ययन किया जाता है। तो 3 प्रकार इसके हैं, लेकिन एक वस्तुनिष्ठता नहीं है, ये निर्धारण मापनी का प्रकार नहीं है। मैं समझता हूँ कि समझे होंगे क्वेश्चन को, सही टिक लगा लिया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मनोदैहिक विधि का प्रकार नहीं है? क्वेश्चन है आपके सामने है कि मनोदैहिक विधि का प्रकार कौन सा नहीं है? तो साथियों, पहला ऑप्शन है औसत त्रुटि विधि, दूसरा ऑप्शन है सीमा विधि, तीसरा ऑप्शन है सतत उद्दीपक विधि, चौथा ऑप्शन है साचार्य विधि। तो साथियों, यहाँ पर कौन सा प्रकार नहीं है? तो यहाँ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मनोदैहिक विधि जिसका विकास किया था
जीटी फैकनर ने। जीटी फैकनर प्रारंभिक एक मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने मनोदैहिक विधि का जो विकास किया था वो प्राणी की उन अनुभूतियों पर किया कि प्राणी अगर किसी व्यवहार से जुड़ा हुआ है और वो व्यवहार के प्रति किसी कार्य को कर रहा है, उसमें जो अनुभूति हो रही है, अर्थात उसके मात्रात्मक उद्दीपक के साथ व्यवहार की जो मात्रात्मक अध्ययन के रूप में इस विधि का प्रयोग किया गया। इसमें 3 जो टूल प्रकार थे वो अपनाए गए। पहला था औसत त्रुटि विधि, क्योंकि ये महत्वपूर्ण माना कि एक उद्दीपक, इसने औसत त्रुटि विधि का मतलब है कि जब कोई 2 चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, तो एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित, इस आधार पर किया। दूसरा जो उसका जो प्रकार है सीमा विधि, या उद्दीपक को घटाना बढ़ाना, उसकी सीमा निर्धारित करना। तीसरा है सतत उद्दीपक विधि, यानी कि किसी भी प्राणी के सामने लगातार उद्दीपकों को प्रेषित करना। तो ये 3 प्रकार है साचार विधि। जीटी फैकनर की मनोदैहिक विधि का प्रकार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आपने इसका सही उत्तर नोट कर लिया होगा, और जीटी फैकनर ने मनोदैहिक विधि का विकास किया था। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान बाल केंद्रित शिक्षा के लिए अध्यापक के लिए किसमें सहायता करता है? साथियों, क्वेश्चन आपके सामने है, इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन शैक्षिक उद्देश्यों के चयन करने में, दूसरा ऑप्शन शिक्षण विधियों के चयन करने में, तीसरा ऑप्शन सही मूल्यांकन विधियों के चयन करने में, चौथा ऑप्शन शैक्षिक उपागमों के चयन करने में। तो साथियों, ये क्वेश्चन बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित शिक्षण के और अधिगम की प्रक्रिया से लिया गया एक क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपनी शिक्षण स्ट्रेटजी में, योजना में किन किन चीज़ों का सहारा लेता है और उन साधनों के माध्यम से वो अपने शिक्षण को अंजाम देता है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अंडरस्टैंडिंग पेडागोजिकल वाला क्वेश्चन है, जिसमें सर्वाधिक उचित रूप से कौन सा सही है। मैं समझता हूँ कि आप अनवरत रूप से, सतत रूप से जब ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ते हैं तो इसमें आपका अनुमान उस सही क्वेश्चन पर, आंसर पर पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पर सही आंसर है इसका चौथा, कि एक शिक्षक शैक्षिक उपागमों के चयन करने में सबसे महत्वपूर्ण सहायता देने वाला एक कार्य है। क्यों? वैसे तो सभी उचित हैं, सभी सही हैं। शिक्षण विधियों के चयन करने में भी शिक्षक की एक सहायता होती है, शिक्षण के उद्देश्यों को चयन करने में भी शिक्षक के लिए एक सहायता का कार्य है, ये भी एक ऐसा महत्वपूर्ण उपागम है। शिक्षण का मूल्यांकन करना भी एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण उपागम यानी साधन, अप्रोच है। तो ये अप्रोच की बात करते हैं, एक साधन की बात करते हैं। उपागम का मतलब है एक साधन। तो अब यहाँ पर सर्वाधिक उचित जो आंसर है वो है चौथा है। तो साथियों, मैं समझता हूँ जो अंडरस्टैंडिंग वाला शिक्षण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इस पर सही आंसर है आपका चौथा। अगला क्वेश्चन कि विकास की प्रक्रिया में प्राथमिक समूह की समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन आपके सामने है, इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लक्ष्य सापेक्ष, समुदाय सापेक्ष, समसमूह सापेक्ष और व्यक्ति सापेक्ष। इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये एक वो क्वेश्चन है जिस पर हमारी जो आप अध्ययन भी करते रहते हैं, क्योंकि ये हमारे बाल विकास के एक महत्वपूर्ण टॉपिकों में भी से है। ये क्वेश्चन समाजीकरण से लिया गया है, समाजीकरण। और समाजीकरण की प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो हमारे समाजीकरण के 2 महत्वपूर्ण आधार बनते हैं। एक है प्राथमिक समाजीकरण, समाजीकरण के समूह, दूसरे हैं हमारे द्वितीयक समाजीकरण के समूह। तो जो प्राथमिक समूह समाजीकरण के बनते हैं, जिसमें जैसे परिवार है, परिवार और परिवार में सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं,
रिश्तेदार हैं, ये प्राथमिक समूह कहे जाते हैं। और ये प्राथमिक समूह व्यक्ति सापेक्ष होते हैं। ध्यान रखना, प्राथमिक समूह हमेशा व्यक्ति सापेक्ष होते हैं। और यदि अगर हम इनकी बात करें तो ये जो हैं, जैसे समाज है, समूह हैं, और भी विद्यालय है, और भी हैं ऑफिस, तमाम ऐसे हमारे जो समाज के जो समूह हैं, ये हमारे द्वितीयक समूह कहे जाते हैं। तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछा गया कि प्राथमिक समूह समाजीकरण की प्रक्रिया में होती है तो व्यक्ति सापेक्ष होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ पर आप विशेष ध्यान दें। ये ऐसे तार्किक सवाल होते हैं और हमारी सीरीज़ों में अधिकांश बाल विकास से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं वो तार्किक रूप से 4 ऑप्शनों को एक सही शब्दावली, जिस तरीके से बोर्ड परीक्षा में जिन शब्दावलियों का प्रयोग करता है उनकी सटीक और तार्किकता के आधार पर आप तक इन सीरीज़ों को पहुंचा रहे हैं। आपको हम बाल विकास के जो तथ्य हैं उन्हें सीरीज़ों के माध्यम से उन थ्योरियों को सूक्ष्म रूप में समझाने का क्रम से प्रयास करेंगे। आप सतत रूप से आप साध्य एकेडमी टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल के विश्वास के साथ उनके अभ्यासों से जुड़ें। और वो मैं वादा करता हूँ कि जब अभ्यास सीरीज़ होती हैं तो ये आपके उन बड़ी से बड़ी परीक्षाओं के उन तथ्यों को समझाने में सहायक होंगी। और मैं आपको बताऊं, केवल बाल विकास ही हमारी परीक्षा का एक आधार नहीं है कि हम केवल गर्भावस्था से लेकर के बालक के सामाजिक, मानसिक या शारीरिक या संवेगात्मक या नैतिक विकासों को ही हम केवल अपनी परीक्षा का महत्वपूर्ण पास होने का एक जरिया बना लें। इसके साथ और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उन सभी चीज़ों को, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षण शास्त्रीय तमाम व्यू रचनाएँ हैं, शिक्षण की प्रक्रियाओं को अधिगम के साथ बालकों को कैसे समझना है। दूसरा, विद्यालय के संगठन में किस तरीके की शैक्षिक गतिविधियाँ होती हैं। तीसरा, NEP क्या है और NCF क्या है, RT क्या है, सीखने के प्रतिफल क्या हैं। इन सबको हम आपके साथ शिक्षा शास्त्रीय बाल विकास अवधारणाओं पर क्रमागत रूप से अभ्यास सीरीज़ों के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। आप लगातार इसके अध्ययन करें और संपूर्ण रूप से वीडियो को देखें और उस वीडियो में जो भी तथ्य हैं उन्हें नोट करें। और अगर कोई भी सुझावात्मक आपका विचार हो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें, हम उस पर सुधार करेंगे। और भी जैसा भी आपसे संबंधित, आपके भविष्य से संबंधित, आपकी सफलता से संबंधित हमारे कोर्स में जो होगा उसके लिए हमें सुझाव भी दें, हम आप तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। आपको बताएं, साध्य एकेडमी सिर्फ शिक्षा संबंधी गतिविधियों से जुड़ी हुई है। हर छात्र के शिक्षक बनने के सपने को साकार करने के लिए साध्य एकेडमी दृढ़ संकल्प के साथ आपसे जुड़ी हुई है। तो अब आगे की उस सीरीज़ से आपसे मिलते हैं, अभ्यास सीरीज़ से मिलते हैं। जब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।